भारतीय सेना के 20 शहीद हुए, ठीक है, 43 चीनी लेके गए वो। अगली बार अगर 5000 चीनी आते हैं तो 5 वापस नहीं जा पाएंगे। एज अ वेटरन, एज एन इंडियन सिटीजन, मेरी ये राय है कि अब ये जितने भी करार हैं, हम 2005-6 की बात करें, फिर हम 1996 की बात करें, ये सब रद्द कर देने चाहिए। अब इनकी कोई, हमारे 20 भाई शहीद हो गए, अब इसके बाद कोई करार वरार नहीं। चाइना ने तो माना नहीं, तो हम लोग बेवकूफ़ होंगे अगर हम आगे से करार माने। जिस पे जुल्म हो रहा है आप उसी को कह रहे हैं कि भाई तुम लड़ाई मत करो। मतलब कि अगर आप मेरे मुंह पे पंच मार रहे हैं और मैं हाथ ऊपर करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो गलत मैं कर रहा हूं, इनका ये कहना है। अब तुम्हारे खोपड़ी पे पड़ेगी गोली, यहां से जाएगी गोली और यहां से निकलेगा मार्क्स और लेनिन बाहर। हमने इनको लाखों डॉलर क्यों दिए हैं पाकिस्तानियों को, जब ये $20,000 के लिए अपनी मां बेच देते हैं? ये ऑन रिकॉर्ड है। चाइना ने क्या करा कि पाकिस्तान के सर पे हाथ फेरा और एक छोटा सा बिस्किट खिलाया, एक टुकड़ा, और बोला टॉमी बेटा पूंछ हिलाओ अपनी। टॉमी ने पूंछ हिलाई, फिर बोला टॉमी भौंको जरा, तो टॉमी भौंका। ये सब, इसमें से कोई कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा। कोई 10-15 दिन में एक ट्वीट, जो दिन में 10 बार कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे, अब टॉमी कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि पैसे लद्दाख के मिल रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड। एक ओहदेदार है कांग्रेस पार्टी का, वो ये कह रहा है कि जियो नेटवर्क, जो जियो है पूरा, वो नेटवर्क एक अकेला अलहदा नेटवर्क है पूरी दुनिया का, जिसमें एक भी कंपोनेंट चाइनीज नहीं है। चाइनीज मटेरियल, चाइनीज स्टफ को आप एब्सोल्युटली आप अपने घरों से बैन करिए, सबसे पहले अपने ऑफिस से बैन करिए। मैं कॉर्पोरेट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो अस्पताल है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट, मेरी विनती है सबसे, आप इसको निकाल दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, 20 घर हैं जिसमें इस साल दिवाली नहीं मनाई जाएगी। अपने जहन में बात उतार लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप जब अपने घर में दिवाली मनाएं तो चाइना की लड़ियां लेकर आएं, वही चाइना जिसने आपके भाइयों को मारा था। मैंने बोला कि मेरा बाप, अगर मैं पीछे हट गया ना, चाहे मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं पीछे हट गया, मेरा बाप फौजी है, मेरा बाप मुझे गांव के अंदर नहीं आने देगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आप सब्सक्राइब करिए और जैसे ही वैभव एक नया वीडियो डालते हैं फौरी तौर पे आपको मिल जाएगा। जय हिंद। वैभव, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा डिफेंसिव ऑफेंस के व्यूअर्स से कि ये वीडियो हमें 4-5 दिन पहले निकाल देना चाहिए था, लेकिन 16 घंटे 18 घंटे टीवी स्टूडियोज़ में थे, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, तो फिर वो बात बन नहीं पाई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जैसे हमारे पाकिस्तानी कहते हैं माजरत के साथ, है ना। बात यह है कि 1996 की बात है वैभव, राइट। 1996 में भारत और चीन के बीच में एक करार हुआ, एक अग्रीमेंट हुई, और उस अग्रीमेंट में कुछ चीज़ें थीं जो वो अग्रीमेंट है मेरे पास यहाँ पे, और उस अग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड करा कि दोनों फौजें गोलियां नहीं चलाएंगी। पहली चीज़, अगर कोई जानवर भी दिखे वहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड में कुछ जैसे बकरियाँ होंगी, तो चीनी आर्मी और इंडियन आर्मी वैसे भी नहीं करती, चीनियों को आदत है हर चीज़ खाने की, तो कोई आर्मी शिकार नहीं करेगी वहाँ पे। मैं फिर से वाज़ेह तौर से बता दूँ, इंडियन आर्मी नहीं करती ये सब, कहीं पर भी हो, चाइना के बॉर्डर में हो, पाकिस्तान में, कहीं भी इंडियन आर्मी ये सब नहीं करती, चाइनीज़ आर्मी बहुत करती है। तो उन्होंने ये डलवा दिया क्लॉज कि भाई आप शिकार भी नहीं कर सकते। अगर दोनों पेट्रोल आमने सामने एक दूसरे के आ गए, इसके पहले कि उनका वर्बल तू मैं भी हो, वो दोनों अलग हो जाएंगे और अपने अपने डिप्लोमेटिक चैनल से चीनी जो हैं वो बीजिंग बात करेंगे, हम लोग नई दिल्ली बात करेंगे, और फिर आपस में बीजिंग और न्यू दिल्ली आपस में बात करके इस मामले को सुलझा देंगे, राइट। चौथी चीज़, फायरिंग जो आप कर सकते हैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए फायरिंग रेंज में कर सकते हैं, क्योंकि फायरिंग रेंज में बट वॉल होती है और भी चीज़ें होती हैं। एक महदूद एरिया, एक अलग से अलहदा एरिया होता है जहाँ पे फायरिंग होती है, तो उसको आप एक्ट ऑफ अग्रेशन नहीं, वो एक्ट ऑफ ट्रेनिंग है, तो वो हमने अग्री करा था, ये हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद इसमें लिखा है कि अगर आप देखें कि कंसल्टेशंस थ्रू डिप्लोमेटिक एंड अदर अवेलेबल चैनल्स टू रिव्यू द सिचुएशन एंड प्रिवेंट एनी एस्केलेशन ऑफ टेंशन, कोई टेंशन एस्केलेट ना हो, बढ़े ना, इसलिए दोनों साइड वचनबद्ध हैं। ये साइन डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, राइट। अब इसमें यह भी लिखा है कि 2005 में एक और अग्रीमेंट हुई थी,
2005 में 2005 की एग्रीमेंट होती है कि जब तक ये मामला पूरा सॉल्व ना हो जाए। किसका मामला? कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती कहां से है। क्योंकि अभी तक पिछले 100 साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कभी डिसाइड नहीं हुई। भाई ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कि ये हम लोग कहते हैं यहां पे है, चाइनीज कहता नहीं उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पे है। तो दोनों में जो फर्क है, दोनों के परसेप्शन में, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है। ठीक है। अब ये जो परसेप्शन में वेब ऑफ फर्क आ रहा है दोनों आर्मीज के बीच में, इसीलिए बॉर्डर पे ये झड़पें होती हैं, क्लैश होती हैं बॉर्डर पे। हम कहते हैं हमारा एरिया, वो कहते हैं हमारा एरिया। लाइन ऑफ कंट्रोल जो एलओसी है, एलओसी में ऐसा कुछ नहीं है। एलओसी में तो ये पत्थर किसका है, ये पेड़ किसका है, ये नाला किसका है, नदी किसकी है, ये सब एब्सोल्युटली क्लियर है। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चाइनीज बॉर्डर के साथ है। और चाइनीज जो एलएसी है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबा है। और सारी की सारी जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बड़ा माउंटेनस टेरेन पे है। ये बहुत अजीब से ऊंचे ऊंचे पहाड़, 14,000, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हजार फुट समुद्री सतह के ऊपर, इस बड़े दुर्गम इलाके हैं ये, जहां पे ये सब होता है। तो इसमें ये लिखा गया है कि work together to maintain peace and tranquility in the border areas. The India-China Joint Working Group and the India-China Diplomatic and Military Expert Group shall continue their work under the agreement of September 7, 1993. फिर से 1993 का हवाला दिया गया है और बोला है 29 नवंबर 1996, राइट? तो 93, 1996, 2005, including the clarification of the line of actual control and the implementation of confidence building measures. यानी कि दोनों फौजों ने डिसाइड करा था कि हम लोग वहां पे हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली चीज। और अगर आमने सामने आए तो गोली नहीं चलेगी, आराम से सिविलाइज तरीके से, जैसे कि कंट्रीज को बात करनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली बात करके टेंशन को डिफ्यूज करेंगे। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। अच्छा, ये क्या हुआ है कि चाइना को हर समय यह खतरा रहा है वैभव, इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इतना नहीं बना था जितना कुछ सालों में बनना शुरू हुआ है। और ये सारा खेल इंडिया का ये पिछले 10 सालों में हुआ है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। जो मनमोहन सिंह की सरकार के लास्ट फेज में और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। और ये चाइना हर समय, इसका चाइना को बुरा लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे कोई अगर आर्मी चीफ या हमारे कोई मिनिस्टर अरुणाचल चले जाते हैं तो चाइना इंस्टेंटली ऑब्जेक्ट करता है कि ये तो हमारी टेरिटरी है, अरुणाचल हमारा है, आप यहाँ पे क्यों आ गए। तो जब किसी वीआईपी की विजिट पे चाइना इतना परेशान हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि चाइना कितना परेशान हो गया होगा जब हमने वहां पे एक्चुअली रोड्स बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, देश का एक ऐसा कोना है, हम दिल्ली में, बंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद, हम लोग ऐसी ऐसी जगह रहते हैं ज़्यादातर लोग ना, और हिंदुस्तान में हर जगह गांव गांव में रोड हैं। पर ये देखिए, हिंदुस्तान के ऐसे भी जगह हैं जहां पे रोड है ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकारों ने इतने सालों से, करीब 60-65 सालों से यही कोशिश करी कि चीन ना आ जाए भाई हमारी रोड पकड़ के अंदर। हमारे लोग मर जाएं कोई बात नहीं, हमारे लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप को अस्पताल न ले जा पाएं, बच्चों को स्कूल न दे पाएं, लेकिन चीनी ना आ जाएं। ये डिफेंसिव माइंडसेट था, ये चेंज हो गया। इंडिया हो गया अग्रेसिव। और ठीक है, जब आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं, जब थोड़ी स्ट्रांग लीडरशिप आती है तो थोड़ा सा फिर दिमाग भी आपका सेंटर में आता है, जैसे कहते हैं ना, किबला दुरुस्त होता है आपका। चाइना ने सिर्फ इसलिए झड़प नहीं करी बॉर्डर पे, चाइना ने इसलिए भी झड़प करी क्योंकि शी जिनपिंग कोरोना वायरस के बाद, वैभव, कोरोना वायरस के बाद चीन की दुनिया भर में थू हुई है। ये बात सब जानते हैं। लोगों ने बोला है कि चाइना के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे केस होना चाहिए। लोगों ने बोला है कि साहब चाइना जो है वो हमें इतने बिलियन डॉलर्स दे, किसी ने 100 बिलियन, किसी ने 500 बिलियन डाले, यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिमांड दुनिया भर से आ गई चीन के ऊपर। शी जिनपिंग चाइना में भगवान की हैसियत रखता है। माओ त्से तुंग के बाद अगर कोई स्ट्रांग चाइनीज लीडर हुआ है वो शी जिनपिंग हुआ है। इसके अलावा कोई स्ट्रांग लीडर चाइना में इतना नहीं हुआ जितना शी जिनपिंग हुआ। हुआ ये कि ये जो उसकी पोजीशन है, चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, वो मरते दम तक है। जब तक ये मरेगा नहीं, जब तक ये जिंदा है, तब तक ये बॉस है चाइना का। इसके अंदर आर्मी है, इसके अंदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके अंदर सब कुछ है। ये सिंगल पॉइंट है चाइना का सबसे ऊंचा, ही इज द बॉस। अब हुआ ये वैभव की जब से इसने मिसहैंडल करा है ये कोरोना वायरस का, चाइनीज लोग मरे हैं, दुनिया भर में लोग मरे हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था ढेर हो गई,
तब इसका जो नंबर 2 था आदमी और इसका जो नंबर 3 था, उन्होंने एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सारे मेंबर को कि अब हमें विश्वास नहीं है शी जिनपिंग की लीडरशिप के ऊपर। शी जिनपिंग की लीडरशिप के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब देखिए, बाहर का प्रॉब्लम तो कोई भी आदमी सॉल्व कर लेगा, जो बाहर की प्रॉब्लम है वो कोई भी आदमी सॉल्व कर लेगा। अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये तो घर के हैं लोग, तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में वैभव बड़ी दिक्कत होती है। तो हुआ ये कि उसको खतरा आया अपनी कुर्सी पे, शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी पे बात बनाई कि साहब अब तो मेरी कुर्सी पे बात है। शी जिनपिंग ने क्या करा, वही चीज करा जो राहत इंदौरी साहब का मशहूर शेर है कि सरहदों पे तनाव है लगता है चुनाव है। बोलते नहीं राहत इंदौरी साहब की, सरहदों पे तनाव है लगता है चुनाव है। यही है, सरहदों पे तनाव, क्योंकि चीन में चुनाव है। चुनाव कैसा? चीन में वैसा इलेक्शन नहीं होता जैसा आपके हमारे यहाँ होता है। चीन में इलेक्शन होता है कि भाई टॉप कुर्सी पे कौन बैठेगा, वर्चस्व किसका होगा। यह लड़ाई चीन के वर्चस्व की है, जो स्पिल ओवर करी है हांगकांग, ताइवान, इंडिया यानी कि लद्दाख एरिया और इन सब चीजों में जहां पे चीन अपनी आंखें दिखा रहा है हमें, राइट। तो हमारे फौजी वहां पे यह भी अक्यूज करा गया था पॉलिटिकल पार्टीज ने कि आपने अपने फौजियों को बिना हथियार के क्यों भेजा। आपने सुना होगा एक्यूजेशन बिना हथियार के। ऐसा नहीं है, ये बातें झूठी हैं। ये लोग ऐसी बातें करते हैं जो कभी गए नहीं बॉर्डर एरियाज में, इनको कोई भी कुछ बता देता है, कुछ भी बकवास करते हैं टीवी पे आके। वैभव, हर एक फौजी के पास हथियार होता है, राइट। लेकिन हमारे फौजियों ने करार बनाए रखा, जो करार था आपने एक साइन करी एग्रीमेंट। हाँ, आज की तारीख में वो एग्रीमेंट, जहां तक मैं समझता हूं एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं कोई आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा यहां पे, और ना आर्मी को जरूरत है कि मेजर गौरव उसको रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आर्मी के पास खुद अपना बहुत बड़ा तंत्र है। लेकिन एज अ वेटरन, एज एन इंडियन सिटीजन, मेरी ये राय है कि अब ये जितने भी करार हैं, हम 2005-6 की बात करें, फिर हम 1996 की बात करें, ये सब रद्द कर देने चाहिए। अब इनकी कोई, हमारे 20 भाई शहीद हो गए, अब इसके बाद कोई करार वरार नहीं। चाइना ने तो माना नहीं, तो हम लोग बेवकूफ़ होंगे अगर हम आगे से करार माने। वैभव, देखो आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। आपने बोला कि जो लोग हमें कहते हैं ना, आपको और मुझे, ये कहते हैं कि साहब ये तो हॉक्स हैं, ये चाहते हैं सबके साथ जंग हो जाए, ये चाहते हैं सब खून खराबा हो, इनको इसमें मजा आता है। किसको मजा आता है वैभव? कौन ये नहीं चाहता कि घर में हम लोग बैठें और आराम से परिवार के साथ वक्त बिताएं, टीवी देखें, जो खुशहाली की एक जिंदगी बसर करें। ये कौन नहीं चाहता वैभव? आप नहीं चाहते या मैं नहीं चाहता, क्या है? और एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं साहब डिफेंसिव ऑफेंस में ये हो गया, ये हो गया। कितना, हम क्या डिफेंसिव ऑफेंस यूट्यूब चैनल है, कितना, क्या करोड़ों रुपए कमा लेते हैं क्या एक महीने में क्या 10 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है कि 50 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है? क्या लोग बच्चों वाली बातें करते हैं? देखिए, आपके दोनों नेबर जो हैं वैभव, चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। पाकिस्तानी कुछ भी बोले, उनकी तो खैर पूरा उनका इतिहास, जो उनकी तारीख है, पूरी झूठ है। वो खुद एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ना पाकिस्तानी तो, और चाइनीज का भी यही है। और दोनों मुल्क डेमोक्रेसी नहीं है, दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर है। आपने बात करी पुलवामा की, पुलवामा को जाने दीजिए। 1947 से लेकर आप ये देखिए, जब शाहिद अफरीदी का रेपिस्ट और मर्डरर दादा आया था कश्मीर में, रेप करने और मर्डर करने, जिसके लिए उसको कोई तमगा वमगा कोई मेडल में मिला था। पाकिस्तान के हीरो ऐसे ही होते हैं ना, गजनवी अब्दाली, ये तो रेप करने ही तो आए थे, लूटने आए थे। तो वही गजनवी अब्दाली शाहिद अफरीदी का दादा बना, और वो भी उसी के लिए आया था। तो एक तो ये करने आए 47-48 में, 65 में इन्होंने अटैक करा, 71 में पहले इन्होंने अटैक करा, कारगिल में इन्होंने अटैक करा, 26/11 इन्होंने करा, 1993 में मुंबई के बम ब्लास्ट इन्होंने करे। फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप लोग हॉक्स हैं भाई, आप लोग जंग चाहते हैं। अरे हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? चलिए हम कहते हैं हम हॉक्स हैं, हम कहते हैं हम जंग चाहते हैं, पर हम करते तो नहीं, करता तो पाकिस्तानी है। और हम जब कहते हैं कि जवाब दो, तो हम बुरे हो गए भाई। अब चीन को ले लीजिए, चीन के साथ अमन होना चाहिए, चीन के साथ दोस्ती होनी चाहिए, जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, ये हम रोज सुनते हैं। और कुछ वेल मीनिंग पाकिस्तानीज भी हमें डीएम करते हैं, जो तमीज से बात करते हैं, बोलते हैं मेजर साहब ये नहीं होना चाहिए, और आप और वैभव क्यों ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं, राइट। अब आप चीन की बात ले लीजिए। अब जो हमारे 20 जवान शहीद हुए और कर्नल बाबू, अमन शांति की बात मैं चाहता हूं कि उनके परिवारों को जाके एक बार कर दो घर में कि अमन शांति चाहिए और ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा।
क्योंकि हम लोगों ने तो किसी पे हमला नहीं करा, वार चीनियों ने करा था, इतना क्लियर हो गया। ये बात सच है। फिर जिस पे जुल्म हो रहा है आप उसी को कह रहे हैं कि भाई तुम लड़ाई मत करो। मतलब कि अगर आप मेरे मुंह पे पंच मार रहे हैं और मैं हाथ ऊपर करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं तो गलत मैं कर रहा हूं, इनका यह कहना है। वैभव, मैं चाहूंगा एक छोटा सा वीडियो आप इन लोगों को दिखाएं। वो जो रशियन केजीबी एजेंट है उसने यहां पे अपने लेफ्ट की बात करी थी वैभव, वो हमारे लेफ्ट वालों की बात में, जो हमारे वामपंथी हैं, उनके बारे में क्या कह रहा है। मैं चाहता हूं आप छोटा सा वीडियो दिखाइए इसको। Another area of activity when I was working for the Novosti was to accompany groups of so-called progressive intellectuals, writers, journalists, publishers, teachers, professors of colleges. You can see me here in Kremlin. I'm second on the left, with a group of Pakistani and Indian intellectuals. Most of them pretended they don't understand that we are actually working on behalf of the Soviet government and the KGB. They pretended that they are actually being guests, VIP intellectuals, that they are treated according to their merits and their intellectual abilities. For us, they were just a bunch of political prostitutes to be taken advantage for various propaganda operations. Therefore, you can see perfectly well the senior colleague of mine on the left doesn't really have that much respect on his face, and myself with a very skeptical smile, typical KGB sarcastic smile, anticipating another victim of ideological brainwashing. This is how a typical conference in Novosti headquarters in Moscow looked like. Sitting in the middle is Boris Burkov, the then director of Novosti Press Agency, high-ranking party bureaucrat in the Department of Propaganda. I am standing next to a famous Indian poet, Sumitranandan Pant. He was famous because he was an author. He was the author of a famous poem titled Rhapsody to Lenin. That's why he was invited to USSR, and everything was paid by the Soviet government. Pay special attention to number of bottles on the table. This is one of the ways to kill the awareness or curiosity of foreign journalists. One of my functions was to keep foreign guests permanently intoxicated the moment they land at Moscow airport. I had to take them to the VIP lounge and toast to friendship and understanding between the nations of the world. Glass of vodka, then a second glass of vodka. And in no time, my guests would be feeling very happy. They would see everything in kind of pink, nice color. And that's the way I had to keep them permanently for the next 15 or 20 days. At certain point in time, I had to withdraw alcohol from them so that some of them who are the most recruitable would feel a little bit shaky, guilty, trying to remember what they were talking last night. That's the time to approach them with all kind of nonsense, such as joint communique or statement for Soviet propaganda. That's the time they are the most flexible. And of course, what they didn't understand, they didn't realize or pretended not to realize, that myself, who was drinking together with them, was not drinking at all. I had ways to get rid of alcohol through various techniques, including special pills which were given to me by my colleagues. This is the first stage of befriending a professor. You can see myself on the left with the same James Bond smile. On the right is my KGB supervisor, Comrade Leonid Mitrokhin, and in the middle a professor of political science in Delhi University. The next stage would be to invite him to a gathering of Indo-Soviet Friendship Society. There he is sitting next to his wife before he is being sent to USSR for free trip. Everything is paid by the Soviet government. He was made to believe that he is invited to USSR because he is a talented, sober-thinking intellectual. Absolutely false. He is invited because he is a useful idiot, because he would agree and subscribe to most of the Soviet propaganda cliché. And when he is coming back to his own country, he is going for years and years to teach the beauties of Soviet socialism to newer and newer generations of his students, thus promoting the Soviet propaganda line. Is Comrade Mehdi, an Indian communist, and on the right, Comrade Mitrokhin,
my supervisors in the secret department of research and counter-propaganda. It has nothing to do with either research or counter-propaganda. Most of the activity of that department was to compile huge volume of information on individuals who were instrumental in creating public opinion. Publishers, editors, journalists, actors, educationalists, professors of political science, members of parliament, representatives of business circles. Most of these people were divided roughly in two groups. Those who would toe the Soviet foreign policy, they would be promoted to the positions of power through media and public opinion manipulation. Those who refused the Soviet influence in their own country would be character assassinated or executed physically come revolution. दोस्तों, आपने देखा उसने क्या बोला? उसने बोला ये कॉलेज के प्रोफेसर ये रशियन केजीबी एजेंट है और इंडिया के बारे में बात कर रहा है. अब वो डिफेक्ट करके यूएस में रह रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अब आप देखिए, हमने पैसा दिया, यानी केजीबी खुफिया जो एजेंसी रशिया की है उसने पैसा दिया इंडिया में प्रोफेसर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इंटेलेक्चुअल्स को, फिल्म मेकर को, जो आपके फिल्म डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनको रूस ने पैसा दिया और बोला कि आप एक किस्म का नैरेटिव यहां पे तैयार करें. ये खुद बोल रहा है, वो ये हम नहीं कह रहे, ये रशियन केजीबी एजेंट कह रहा है जो वहां की खुफिया इदारे में था. अब वो ये भी कह रहा है कि एक समय के बाद ये जितने भी ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं ये हमारे किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि इनका सिर्फ ये काम है कि डिस्टेबलाइज करना एक मुल्क को, यानी कि नारे लगाना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आपने कर दिया. अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, व्हाटएवर, आपने कर दिया. आपने शाहीन बाग कर दिया. ये टिपिकल एक कम्युनिस्ट रेजिम का काम है, टिपिकल कम्युनिस्ट रेजिम का काम है. करवाने वाला पाकिस्तान हो, लेकिन मोडस ऑपरेंडी चाइना का है. पाकिस्तान में तो इतना ना अकल है, ना इल्म है, ना शऊर है. दे डोंट नो एनीथिंग. दे कैन ओनली मेक मूवीज लाइक मौला जट. यू सी, एक वो, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी बुरे लोग हैं. दे आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल, दे आर नॉट स्मार्ट पीपल, दे आर नॉट ब्राइट पीपल. आप कभी पाकिस्तानियों को ये नहीं देखेंगे कि बहुत बड़ा कोई पाकिस्तानी ने नोबेल प्राइज जीत लिया और जिसने भी जीता वो मुल्क के बाहर उसको गोली वोली मार दी या कादियानी बोल के उसको निकाल दिया. दे दैट टाइप ऑफ कंट्री. वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की कदर नहीं है. वहाँ पे वही मौला जट और नूरी नत वाला ही मामला है पाकिस्तान में. तो मैं फिर अपने उस पर आता हूँ. ये पूरा जो मामला है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ कम्युनिस्ट वर्क. वो केजीबी एजेंट क्या बोल रहा है, आप सब ने सुना. केजीबी एजेंट ये बोल रहा है वैभव कि तुम्हारी यूटिलिटी सिर्फ इतनी है कि तुम नारे लगाओ, तुम लोगों के दिमाग में जहर डालो और तुम ये सब करो. लेकिन जब ये काम हमारा खत्म हो जाएगा, जब ये मुल्क यानी कि इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा पूरी तरीके से, तब हम सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगे. यानी कि भारत के वामपंथियों को ही उन्होंने लिस्ट भी बनाई थी. उसमें कह रहा है कि इंडिया के कौन से प्रोफेसर को गोली मारनी थी, किसकी हत्या करनी थी, किसका असैसिनेशन मर्डर करना था. सोवियत रूस ने पूरी एक लिस्ट बना के रखी थी, क्योंकि अब उनका यह मानना है कि अब तुम हमारे लिए बोझ हो. तुम अपने आप को इंटेलेक्चुअली कितना भी सुपीरियर समझो, तुम अपने आप को बहुत ग्रेट एक प्रोफेसर समझो, तुम सोशलिज्म की बात बच्चों को पढ़ा रहे हो, तुम जितना भी अपने आप को मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट समझो, रशिया ने तुमसे काम करवा लिया है. अब तुम्हारे खोपड़ी पे पड़ेगी गोली, यहां से जाएगी गोली और यहां से निकलेगा मार्क्स और लेनिन बाहर. ठीक है, ये उसने बोल दिया. दूसरी चीज जो उसने बोली कि अब हमें सेकंड लेवल पे जाना है. सेकंड लेवल पे जो परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं एट अ वाइडर स्केल. फिर वो कहता है कि केजीबी का जो बजट था वो जासूसी वाला बजट नहीं था. सिर्फ 10 से लेकर 15% या 10 से लेकर 15% लोग जो थे वो ये काम करते थे जो जासूस करते हैं. इसकी स्पाइंग करी, वो करा, इसका जो वो जेम्स बॉन्ड वाला जो काम होता है एजेंसीज का, वो 80 to 85% परसेप्शन मैनेजमेंट करते थे. इसको पैसा दिया भारत में. जेएनयू में थोड़ा सा किसी प्रोफेसर को पैसा दे दिया, उसको बोला कि तुम रशिया आ जाओ 2 साल का कोर्स करने के लिए. उसके बीवी बच्चों को रशिया में पढ़ा दिया 2-3 साल के लिए. वो खुश हो गया, मोटिवेट हो गया. उसको मार्क्स और लेनिन के बारे में खूब ड्रामा करवाया उससे. 10-15 ऐसे लोग पाल लिए, इधर पाल लिए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रशिया ये करता चला है. यही चीज चाइना कर रहा है. तो जब भी आप चाइना के खिलाफ बोलेंगे, राइट, अब आप देखिए हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर बोलते हैं. उसमें शामिल वो रामपुर वाला, क्या है, लैंड ग्रैबर, क्या नाम है उसका, आजम खान. हाँ, वो लैंड ग्रैबर है, बहुत बड़ा, आजम खान.
हम मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद वाला, ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लंबा चौड़ा नाम रखा है, हाँ मजलिस व्हाटएवर, हम मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे ना, पूरे फिल्मी डायलॉग इनके। इन्होंने कभी चीन के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोला? 15 लाख मुसलमान अंदर हैं चीन में, उइगर मुसलमान शिनजियांग प्रोविंस में 15 लाख वैभव। क्यों हैं? 3 साल का बच्चा जेल में है क्योंकि उसका नाम मोहम्मद है। उसका बाप जेल में इसलिए क्योंकि उसने दाढ़ी उगा ली, उसने कोई जुर्म नहीं करा। 3 साल का बच्चा क्या जुर्म कर लेगा भाई? उसको तो पता ही नहीं है कुछ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद, जेल में डालो उसका नाम, बदलो पहले। कुरान शरीफ लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कुरान शरीफ में, पूरी कुरान शरीफ में, तुम चाइना में रहते हो, उइगर मुसलमानों से ये लोग क्या कह रहे हैं कि तुम चाइना में रहते हो और तुम कुरान शरीफ पढ़ते हो, लेकिन कुरान शरीफ में तो कोई चाइनीज कैरेक्टर है ही नहीं, कोई चाइनीज आदमी तो है ही नहीं, कोई चाइनीज औरत है ही नहीं। दोबारा कुरान शरीफ लिखो, इसमें चाइनीज डालो बीच में, कोई ना कोई चाइनीज होना चाहिए। आपने फिल्म बना ली और हमारे मनपसंद का आपने कोई कैरेक्टर नहीं रखा उसमें। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। इमामों को सुअर का गोश्त खिलाया, शराब पिलाई, हम पिछले वीडियो में तफसील से हमने डिस्कस करा है। ये सब कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट है, बीबीसी की रिपोर्ट है, ये अल जजीरा, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, शिकागो ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क टाइम्स, यही तो इनके ग्रंथ हैं इन लोगों के, यही तो इनकी होली बुक्स हैं जिनको कोट करते हैं। कोई एक इस्लामिस्ट बता लो इंडिया का जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, चाहे वो अल कायदा का हो, चाहे वो बोले कि मैं इस्लामिक स्टेट को मानता हूं, कई लोग हैं जो सोशल मीडिया में बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, आपने एक बार देखा किसी को चीन के खिलाफ आवाज उठाते हुए? नहीं। आप सोचिए, फिलिस्तीन में इजराइल गलती कर रहा है, गोलान हाइट्स को इजराइल ने कैप्चर कर लिया, हमारी दिल आजारी हो गई क्योंकि साहब मुसलमानों पर जुल्म कर दिया यहूदियों ने, हिंदुओं ने। चलो ठीक है भाई, अगर हम मान भी ले हमने जुल्म कर दिया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हमने जुल्म कर दिया, जो असल में जुल्म कर रहा है चीन, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? ये कैसी मुनाफकत है वैभव? एक चीन का पैसा सबकी जेब में है, ये कोई भी हो सबकी जेब में है। मैं ये जानना चाहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, वो वैसे तो लीडर है, वो रामपुर वाला तो लीडर है, मुसलमानों का छोड़ दो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो मौलवी मौलाना हैं वो मस्जिदों में क्यों नहीं बोलते? जब वो मस्जिदों में फिलिस्तीन के बारे में इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, हवाई फायर करते हैं मस्जिदों में, तकरीरें देते हैं इतनी लंबी चौड़ी कि कश्मीर में ये हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है। भाई कश्मीर में जो हो रहा है फिलिस्तीन में हो रहा है छोड़ो, तुम्हारे बगल में चीन है। अगर तुम सीधी नाक की सीध पर चलते जाओ तो तुम चीन पहुंच जाओगे, चाहे तुम 6 महीने बाद पहुंचो तुम चीन पहुंच जाओगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग क्यों नहीं बोलते चीन के बारे में कुछ? पैसा और खौफ। तो चीन जो है वो कितना भी जुल्म करे मुसलमानों को, वो 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान तो खैर अपना ईमान बेच चुका है बहुत पहले, वो सबको बेच चुका, वो उसका पाकिस्तान अकेला वाहिद मुल्क है जिसका ईमान कई बार बेच चुका है। लोग 1-2 बार बेचते हैं, पाकिस्तान मल्टीपल बार बेच चुका है। सिएटो सेंटो के ज़माने से वो 50-60 के ज़माने से बेचता चला आया है, ठीक है। अब वैभव एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी बात हुई आपकी और मेरी। चाइना में ट्विटर हैंडल्स लिमिटेड हैं, क्योंकि चाइना में ट्विटर बैंड है, तो ट्विटर हैंडल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लॉयल्टी जरूरी है, वो सबको अलाउ नहीं करते, वरना वीबो पे करिए। क्यों? क्योंकि इसके ट्विटर के सर्वर्स बाहर हैं, चाइना मॉनिटर करना आसानी से मॉनिटर नहीं कर पाता चाइना। अब किराए के टट्टू कौन हुए? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लद्दाख का, गलवान का चाइना के लिए कौन कर रहा है? पाकिस्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं अपने आकाओं के लिए, अपने मालिकों के लिए पाकिस्तान कर रहा है। आप ट्विटर पे देखिए, पूरे के पूरे अगर आप ट्विटर देखेंगे उसमें सिर्फ 1 या 2% चाइनीज है, ओनली 1 और 2%। असली बात कौन कर रहा है? असली बात पाकिस्तानी कर रहा है। जैसे कुत्ते के सामने आपने टुकड़े फेंक दिए, कुत्ते के सामने टुकड़े फेंक दिए तो दुम हिला के आपका दोस्त बन जाता है, वही है। चीन ने पाकिस्तान के सामने टुकड़े फेंक दिए। पाकिस्तान पूंछ हिला के, कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहा है पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान, हाँ जी मेरे आका, हुक्म मेरे आका, तो उसने बोला जाओ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करो। वैभव, रॉबर्ट होरन एक अटॉर्नी है,
किस्सा ये हुआ कि एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को भेजा अमेरिका 2 सीआईए वालों को मारने के लिए, कुछ होगा अंदर की बात, तो उसने मार भी दिए उस पाकिस्तानी ने, फिर वो पकड़ा गया, फिर उसके ऊपर केस वेस चला। तो ये रॉबर्ट होरन जो है ये अटॉर्नी है, वकील, बहुत बड़ा अमेरिका का, बहुत एक कदावर जिसको कहते हैं ना, वकील है वहां का। उसने ऑन रिकॉर्ड पता है क्या बोला, लोग जाके इंटरनेट पे चेक कर लें, गूगल पे, उसने ये बोला है कि पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर $20,000, व्हाई हैव वी गिवन देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमने इनको लाखों डॉलर क्यों दिए हैं पाकिस्तानियों को, जब ये $20,000 के लिए अपनी मां बेच देते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये पाकिस्तानियों का इंप्रेशन है। चाइना ने क्या करा, चाइना ने क्या करा कि पाकिस्तान के सर पे हाथ फेरा और एक छोटा सा बिस्किट खिलाया, एक टुकड़ा, और बोला टॉमी बेटा पूंछ हिलाओ अपनी। टॉमी ने पूंछ हिलाई, फिर बोला टॉमी भौंको जरा, तो टॉमी भौंका। फिर बोला कि टॉमी तुम चुपचाप एक काम करो बेटा, ये लो लैपटॉप, ये लो सेलफोन, गेट के पास पहुंच जाओ, गेट के पास बैठे रहना, और अब तुम इंडिया को ट्रोल करो। और चाइनीज को तो आती नहीं हिंदी, उनके पास बहुत कम है ट्रांसलेटर्स इस मामले में। तो उन्होंने टॉमी पाल रखा, ये टॉमी है। तो अब जब भी देखिएगा, अब ये वैभव बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाह रहा हूं, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में देखिए, राइट, और पूरा आप ये इनके इमरान खान सबके ट्वीट्स देखिए। क्या ये कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं? ये सब, इसमें से कोई कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा। कोई 10-15 दिन में एक ट्वीट, जो दिन में 10 बार कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे, अब टॉमी कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि पैसे लद्दाख के मिल रहे हैं। भाई, आप जब कुत्ते को बिस्किट खिलाते हो और बोलते हो हैंडशेक, तो सैल्यूट थोड़ा ना करता हो, तो हैंडशेक करता है, उसको पता है मेरे मालिक ने क्या हुक्म दिया है। तो वो जो हुक्म उनको मिला है, उनके बाप अब्बू जो है उनके चाइना, वहां से हुक्म बजा रहे हैं अपने बाप का। वो दैट इज ऑल दैट दे आर डूइंग, वो करते आए हैं। और वो जो अटॉर्नी था होरन, उसने सही बोला था, ये अपनी माए बेच दें 20। ये मैंने नहीं बोला, पाकिस्तानी मुझे बोलेंगे मेजर साहब आप गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा भैया, तुम लोग अमेरिकन से लड़ो, मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम लोगों के लिए फालतू वक्त नहीं है, तो अमेरिकन से लड़ो। अमेरिकन कहते हैं कि हम इनको इतने डॉलर दे चुके हैं पाकिस्तान को, और हमें पता है अपनी मां बेच सकते हैं पाकिस्तानी। ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, अब वह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। जाकिर हुसैन नाम का एक कांग्रेस का काउंसलर है कारगिल का। जरा मैं चाहता हूं कि लोग उसके वर्ड सुने जरा। आपने टीवी पर भी देखे होंगे, लेकिन एक बार सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा गेम क्या चल रहा है। कोई बात नहीं यार, सब भी कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए बस। लेना चाहिए कि ले गया है? आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, तो परेशानी दूर हो जाएगी। हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ। फिर पता है क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी की और बाकी सब ठीक, और बाकी सब ठीक है। वो ले वालों की तो बड़ी वो चिंग कर रहे थे। हाँ, और सुनो, और पता है क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर उसके हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया? कुश्ती की वजह से ये सब हो गया। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। तो ऐसे यखनी थी, रोज तो यखनी थी। चल आजा, मैं तेरे को यखनी खिलाता हूँ, भाभी शाभी को भी ले आ। अच्छा, ये पता वो ठीक है, वो यासीन पासीन मिलता है? फर्स्ट क्लास साहब ठीक है, करबलाई साहब सब वगैरह अपने साथी? करबलाई सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। जोड़ा किधर है? जोरा रिक्जिन जोरा उसको ले में अगला इलेक्शन वो उधर चाइना में ही लड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। वो बीजिंग में इलेक्शन लड़ेगा। वो बीजिंग में लड़ेगा अगला इलेक्शन। याद है बड़ी लड़ाइयाँ की उसके साथ? बड़ी लड़ाइयाँ की थी उस मुंह चढ़े के साथ। अब उसको चाइनीज खुद सुधारेंगे, ठीक तरह सुधारेगा, उसको मुर्गा बनाने देगा बीजिंग में। और घर में सब ठीक है?
फर्स्ट क्लास जरूर, ठीक है ना? हाँ बस ठीक है यार, दुआ करना यार, अगर कुछ हुआ टेंशन वेंशन तो चला आ जाए इधर, मैं तेरा अरेंज कर दूंगा कहीं कुछ, ठीक है? जरूर इंशाल्लाह यार, जरूर जरूर। सबको सलाम। हाँ वालेकुम सलाम। मैं सबको मेरा सलाम बोलना है, यासीन वासीन सबको, हाँ रजा साहब को, सबको। जरूर जरूर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कारगिल का, आप लोगों ने सुना है, कारगिल का काउंसलर है जाकिर हुसैन, ये क्या बोल रहा है? इसने 2-3 बातें बोली हैं। पहली चीज़ तो ये बोली है कि चीनी फौज 125-150 किलोमीटर अंदर आ गई है। तो साहब, इसका मतलब जो लेह में है, और इस वक्त मेरे दोस्त वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कई लेह से, सिर्फ रिपब्लिक के नहीं और भी, गौरव भी है, गौरव सावंत, वो इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, वो आज तक में, गौरव भी है लेह में। तो वो कहाँ से, वो चाइना से रिपोर्ट कर रहा है। तो ये तो कह रहे हैं 150 किलोमीटर 125 किलोमीटर आगे। कितना दूर है गलवान से ले? अच्छा, टुकड़े कर देंगे भाई, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 1000 टुकड़े होंगे, कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड एक ओहदेदार है कांग्रेस पार्टी का, वही कह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं बड़ा हैरान था कल डिबेट में वैभव, मैंने 2-3 बातें सुनी और मैं सच में, यार हम पूरी कोशिश करते हैं ना अपने वीडियोस में वैभव की, हम कोई ऐसी बात ना बोलें जो सियासी हो, पर ये लोग मजबूर कर देते हैं। हम क्यों सियासी बातें नहीं करते? क्योंकि यार एक तो हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। डिफेंसिव ऑफेंस इज़ नॉट फॉर पॉलिटिक्स, इट इज़ फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ये सब, फौज, सिक्योरिटी, ऐसी बातें करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ये लोग, कल कश्मीरी पैनलिस्ट हैं माजिद हैदरी साहब, तो माजिद हैदरी साहब, अब ठीक है टीवी पे सबकी लड़ाई है, लेकिन जब आमने सामने मिलते हैं तो फिर तो कॉर्डियल ही होते हैं जब कैमरा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि दोस्त होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं कि एक दूसरे को देख के आप जूता चप्पल करें, ऐसा नहीं होता। कोई भी हो, हमारी कितनी भी लड़ाई हो, दुआ सलाम चलती है, फिर व्यूज़ हमारे नहीं मिलते एक दूसरे से, और ऐसा नहीं कि बाद में व्यूज़ मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात टीवी पे वो बात पीछे भी है, लेकिन वो ठीक है साहब, अच्छा कैसे हैं आप, सब ठीक ठाक, आइए बैठिए बहस करते हैं, ऐसा वो थोड़ी हीटेड हो जाती है। और अर्नब की डिबेट्स में थोड़ा सा वो माहौल भी रहता है, एग्रेशन रहता है वो थोड़ा सा। और आई वॉज वेरी सरप्राइज जब माजिद हैदरी ने बोला कि ये जो देश है भारत देश है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ही सेज ये जो देश है भारत, ये गांधी परिवार के टुकड़ों पे पला है। मुझे आई कांट रैप माई हेड अराउंड इट। मुझे तो मैंने बोलने की कोशिश करी, मैंने आवाज़ भी रेज करी, लेकिन वैभव मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं इतना, जिसको कहते हैं कि मैं बिल्कुल, आई वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक दैट हाउ कैन समबडी से दिस। यार आप कह कैसे सकते हैं, एक परिवार के टुकड़ों पे देश पल रहा है। एंड ही सेड इट बिकॉज सच काइंड ऑफ, this is not even loyalty. This is not loyalty. This is slavery. This kind of slavery is encouraged. And then एक और कांग्रेस पार्टी के थे प्रवक्ता, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, उन्होंने बोला था कि ये देश कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने ये देश बनाया है, मतलब मैं समझ नहीं पाया। हाँ, कांग्रेस पार्टी का कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, आप ये बात कबूल करें ना कबूल करें, ये बात सच है। पर अगर कोई बोले कि कांग्रेस ने फ्रीडम दिलवाया, ये बात गलत है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उस समय वही पार्टी थी ना, औरतों को पार्टी थी नहीं, देयर वाज नो अदर पार्टी, देयर वाज ओनली द कांग्रेस पार्टी। तो जो भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता था उसके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। ऐसा नहीं कि आज 100 पार्टियां हैं, बीजू जनता दल भी है, और ममता दीदी की भी पार्टी है, बहन मायावती की भी है, मोदी जी की भी है, और राहुल गांधी की भी है। अब तो जहां पे हर 15 किलोमीटर पे एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस जमाने में सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी। और जो बीजेपी जिसको मानती है बहुत बड़ा नेता, मैं भी मानता हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा एडमायरर हूं सरदार पटेल का। सरदार पटेल भी तो कांग्रेस में थे, इंडिया के होम मिनिस्टर थे भाई नेहरू जी की कैबिनेट में। तो ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस के बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। पर यार ये कहना कि
पूरा भारत जो है वो एक परिवार के टुकड़ों पे पल रहा है, या कोई बोले कि कांग्रेस ने भारत को बनाया था। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये जो हमारे हीरोज़ हैं, ये कौन थे? ये लोग कोई नहीं थे। क्या छत्रपति शिवाजी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? सिख गुरु थे, अपने बेटों के सर कटवा दिए, छोटे छोटे बच्चों के सर कटवा दिए लड़ते लड़ते, फॉरेन आक्रांताओं से जो बाहर से आए थे उनसे, औरंगजेब से लड़ते लड़ते खुद अपने शीश कटवा दिए। वो कोई भी नहीं है। महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, वो कोई भी नहीं है। मतलब दे आर नोबडी। सब एक परिवार ने करा है, सब एक पार्टी ने करा। ये गलत है ना यार। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने नहीं करा, बहुत कुछ करा है कांग्रेस ने। ये जो IITs बने, IIM बने, किसने बनाए? कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो बनाए। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम किसने शुरू करा? कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू करा। ये जो बैंक्स हैं, चाहे बाद में नेशनलाइजेशन हो गया हो, ये बैंक्स किसने क्रिएट करे? कांग्रेस पार्टी। जो पार्टी सत्ता में थी उसने करा, ये कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन यार ये कहना तो गलत है ना कि एक परिवार के टुकड़ों पे पल रहा है। आप ऑफिशियल नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हो कि एक परिवार के टुकड़ों पे पल रहा है देश। टुकड़ों पे कौन पलता है भाई? ये देश 10,000 साल पुराना है। तो ये जो मानसिकता है ना जाकिर हुसैन जैसे लोगों की, हाँ, कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। तो आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग तो वीडियोस हर हफ्ते बनाते हैं, पहली बार आई एम जस्ट अनेबल टू रैप माई हेड अराउंड दिस। आप ऐसा कह कैसे सकते? ये इतनी बड़ी बात है अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कि मुझे हो सकता है राहुल गांधी ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हो सकता है, और वो मुझे देखें और वो इम्प्रेस हो जाएं और मुझे बोलें ले श्रीनगर से तू ये टिकट ले और तू MLA का इलेक्शन लड़ ले, जा। सारा गेम उसका है। मैं अपने मुल्क को बेच दूं, मैं भारत को बेच दूं, और बस मेरी 50-60 हज़ार रुपये की कुछ या 1 लाख रुपए की नौकरी लग जाए, एक गाड़ी मिल जाए, एक नौकर मिल जाए, मैं सेट हो जाऊं लाइफ में। और उसके लिए अगर मुझे भारत को बेचना पड़े तो जाएगा। ये थिंकिंग है, ये थ्योरी है, ये फिलॉसफी है इन लोगों की। ये मैं सबको नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी में सब ऐसे हैं, लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड, आई वाज हॉरिबली शॉक्ड, एंड इट लेफ्ट मी नॉट विद एंगर। नॉर्मली मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बट मैं वैभव गुस्सा नहीं, आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी सैड। मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेके कि कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है अपने मुल्क के लिए। और उसके पहले पता है अर्नब ने टीवी पे क्या दिखाया था? थोड़ा समय पहले एक बच्चा है, जो हिंदुओं में रिवाज है कि जब बाप मरता है तो बच्चे का सर जो है वो मुंडाते हैं। उसको एक फौजी जवान, एक बच्चे को, उस छोटे बच्चे को, 7-8-9 साल का होगा उस बच्चा, उसको फौजी जवान सल्यूट कर रहा है और उसको तिरंगा दे रहा है। और वो बच्चा जिसका बाप गलवान में शहीद हुआ लद्दाख में, वो तिरंगा ले रहा है। वो सीन मैंने देखा 1-1.5 घंटे पहले। वो दोपहर से ही चल रहा था, लेकिन वो एक प्रोग्राम के बीच में दिखाया गया वो सीन 1 सेकंड में। और ये कहते हैं कि देश पल रहा है एक परिवार के टुकड़ों पे। कर्नल बाबू के पिताजी ने क्या बोला? ही सेज इट इज एन ऑनर टू डाई फॉर द मदरलैंड। देश के लिए मरना एक इज्जत की बात है। उस बाप ने बोला जिसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करा था, उस बाप ने बोला। वो रोया नहीं टीवी कैमरास के सामने, वो बाप, उस बाप की आंख से एक आंसू नहीं निकला टीवी कैमरास के सामने। उसने ये बोला कि इज्जत की बात है, देश के लिए मरना, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड इट्स अ प्रिविलेज टू डाई फॉर द कंट्री। जिस देश में ऐसे बेटे हों, उस देश में ये लोग बोल रहे हैं कि भारत एक परिवार के टुकड़ों पर पल रहा है। मैं तो बिल्कुल, आई वॉज बियॉन्ड शॉक्ड, और मुझे इट टेक्स अ लॉट टू शॉक मी। खैर, बात करते हैं जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन ने भी वही चीज़ करी। तो जो मैं कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये अंदर से ही खुल रहे हैं। आपकी सेक्युलरिज्म का फ़ायदा उठा के, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा उठा के, आपकी भलमनसाहत का फ़ायदा उठा के, आपकी थाली में छेद करके और फिर उसी थाली में खा के आपकी जड़ें काटी जा रही हैं। और जितनी जल्दी आप समझ लें, भारत, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये वैभव,
हमारे लोग जिस दिन जागेंगे ना, उस दिन उनको पता लगेगा। ये हमें जो कहते हैं ना वॉर मॉन्गर हैं और वैभव को भी अकल नहीं है और मेजर को भी अकल नहीं है और ये लोग ऐसी फालतू की बातें करते रहे, कहने दो उनको। वन डे दे विल रियलाइज, वन डे दे विल रियलाइज। ये बात मुझे तारिक फतेह साहब ने बोली थी एक बार। हम लोग बैठे थे रिपब्लिक टीवी के गेस्ट रूम में, तो वो हरबीर है ना एक, यू नो, हाँ हरबीर नैन, हरबीर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। सो हरबीर वो सिटिंग देयर एंड तारिक फतेह साहब वहाँ पे बैठे हुए थे। तो हरबीर और मैं कॉफ़ी पी रहे थे। तारिक फतेह साहब ने बोला नो आई जस्ट वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और हम लोग अपनी बातें कर रहे थे। वो पढ़े लिखे आदमी हैं वो तारिक फतेह साहब, इज़ अ वेरी वेल रेड मैन। सो वो अपने कुछ ना जैसे लोग होते हैं ना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, सो दे गोइंग टू देयर ओन ट्रिप। फिर मुझे थोड़ा सा उनको हर समय पीछे करना पड़ता है, सर दोबारा समझाइए। जैसे कमज़ोर बच्चे होते हैं ना क्लास में, तो हम थोड़े कमज़ोर बच्चे टाइप के हैं, तो प्रोफेसर को बोलते हैं सर ज़रा दोबारा पढ़ाइए, हमें पार्ट समझ में नहीं आया। ही टोल्ड मी समथिंग दैट डे, मैंने ट्वीट भी करा था उसके बारे में। तारिक फतेह साहब टोल्ड मी वन थिंग, ये सर मेजर साहब एक बात ध्यान रखना, आपको क्या लगता है आप अपने घर में बैठे हैं, आप महफूज हैं? मैंने बोला मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तारिक फतेह साहब ने मुझे ये बोला कि मेजर साहब ये सड़कें ब्लॉक करेंगे। ये उन्होंने बोला था 1-1.5 साल पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला था कि ये आपकी सड़कें ब्लॉक करेंगे, ये धरने देंगे, ये आपकी लाइफ डिसरप्ट करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी नर्क कर देंगे बिना एक गोली चलाए, ये आपके देश को, भारत को अंदर से खोखला कर देंगे, आपकी जड़ें काट देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने बोला क्या सर आप क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा यार, इंडिया को ऐसे ही कर लेगा, 130 करोड़ दोगे। कह रहे हैं इस भ्रम में मत रहना तुम कि 130 करोड़, तुम 200 करोड़ भी हो जाओ। ये ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, ऐसे बेचारे बन जाएंगे करके कि तुम यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और जिस दिन शाहीन बाग हुआ और मेरे घर के आगे के रास्ते सारे बंद हो गए, क्योंकि नोएडा से शाहीन बाग ज़्यादा दूर नहीं है, उस दिन मुझे याद आया कि हाँ मुझे तारिक फतेह साहब ने बात बोली थी। हरबीर भी था वहाँ पे, तारिक फतेह साहब ने मुझे ये बात बोली थी और ये बात सच निकली। उन्होंने हमारे घर के रास्ते रोके और एक गोली भी नहीं चली। ऐसा नहीं कि फसाद करा, आपने शाहीन बाग कर दिया, सब रुक गया। शर्जील इमाम कहता है चिकन नेक रोक दो, काट दो बीच में से, इंडियन आर्मी नहीं चल पाएगी। क्या चिकन नेक के ऊपर है कौन? चाइना। लद्दाख में कौन है? चाइना। तो आपको ये लग रहा है कि जो ये लोग जो टीवी पे आते हैं, जो बोलते हैं प्यार की बातें, अमन की आशा की बातें, जो प्रोफेसर हैं जो चीन जाते हैं पढ़ने के लिए, जेएनयू से, जादवपुर से और भी यूनिवर्सिटी से, जो बातें करते हैं लाल सलाम की, आपको क्या लगता है ये अपने आप ही हो रहा है? अपने आप कुछ नहीं होता वैभव, अपने आप। ये एक बहुत बड़े प्लान के तहत हो रहा है, ये साजिश है, ये बात पक्की है और ये सब करवाया जा रहा है धीरे धीरे। वही चीज़ याद करिएगा, मैं अपने फिर जो हमारे देख रहे हैं वीडियो में फिर आपसे बोलूँगा, चीन और रूस का माइंडसेट वही है। ठीक है, रूस हमारे क्लोज है क्योंकि हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में जो दोस्त भी है ना, वो यारियों वाला दोस्त नहीं है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इजराइल और अमेरिका बिल्कुल ऐसे चोली दामन का साथ है और दोनों एक दूसरे पे जासूसी करते हैं। इजरायली स्पाई पकड़े गए हैं अमेरिका में, उनका ट्रायल भी चला था, फांसी भी हुई है, और अमेरिकन स्पाई इजराइल में पकड़े गए हैं, उनके ऊपर केस चला है, जेल में बैठे। और दोनों ऐसे दोस्त हैं कि जय और वीरू की जोड़ी शोले फिल्म की। लेकिन ये सच्चाई, ये तल्ख हकीकत है जो हमें कबूल करनी चाहिए। उसी प्रकार से, उसी तरीके से रशिया ने भी ये करने की कोशिश करी, और रशिया ओरिजिनल बाप है इन सब चीज़ों का। ये सब जो चीज़ें हैं ना कम्युनिज्म की, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स था, कहाँ का था, वो छोड़ दीजिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कम्युनिज्म का सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हुआ, उसकी जड़ें कहाँ पे रखी गई? सोवियत रशिया में। सोवियत रशिया वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ मार्क्सिज्म, द फाउंटेन हेड ऑफ कम्युनिज्म। वो चाइना वाइना तो बाद में आया ये सब, और चाइना कम्युनिस्ट है भी नहीं, लेकिन चाइना बन गया कैपिटलिस्ट, रशिया बन गया कैपिटलिस्ट, लेकिन चाइना ने वो सारी चीज़ें सीखी, राइट। एक और मैं चाहता हूं कि छोटा सा वीडियो जो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, ये हमारे लोग देखें किस तरीके से
चाइनीज मैनिपुलेट करते हैं सोसाइटी को। The Chinese Communist Party has a saying when it comes to their warfare, psychological warfare operations and other forms of subversion. Strangle you with your own systems. In other words, observing how different countries operate, what is controversial within their systems, how does their system function, how can we use those systems to twist things around, to cause chaos, to mess things up, to use it against them. You say you believe in free speech? We'll have protests in your own backyard calling you out. You say you believe in free press? Well, we'll start up state-run media in your country, and we will use those state-run media to lie to your population, to spread our propaganda. That's what they do. You believe in free markets? How about we bring state-run companies that can sell below cost and put your companies out of business and take over your industries? That's what they're doing, right? Strangle you with your own systems. And what is controversial in the United States? What is most controversial? Racism. This race narrative. They know they can use it. They've been doing it for a very long time. There are different groups, for example, Committee of 100 in the U.S., who every time a Chinese spy is arrested, they call it racism, because they know that's what we're sensitive to. The Chinese military has a doctrine on this, the three warfares doctrine: psychological warfare, media warfare, and legal warfare. This is publicly adopted into their military doctrine. This is part of their military system. Now, what are these? Psychological warfare is not necessarily lying to you. Psychological warfare is altering how you interpret information. And so when you see a virus coming out of China and people say this virus came out of China, if you call it the Chinese virus, they want to use this and twist it around and say it is racist if you talk about the origin of this virus. What is media warfare? Media warfare is the manipulation or control of outlets of information, not just news outlets, but say social media, online platforms, the ability to speak openly. Anything that would allow people to communicate would be a target of media warfare. And what is legal warfare? Legal warfare is a manipulation of international legal systems. The Chinese Communist Party, for them, this is adopted into their military code. This is war fighting to them. तो वैभव, ये वीडियो देखा हम सब दोस्तों ने भी, जोशुआ फिलिप का, और जोशुआ फिलिप ने बोला कि चाइनीज जो हैं वो देखते हैं कि आप के मुल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बटन दबाएंगे तो आपकी चीख निकले। अमेरिका में रेसिज्म है, इंडिया में जो आदमी सच बोलेगा, जो चीन के खिलाफ बोलेगा, चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ बोलेगा, चीन के खिलाफ ना बोले पर चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ बोलेगा। आपने क्या बोला? तू संघी है, तू आरएसएस का है, तू बीजेपी का है, तू बजरंग दल का है। उस आदमी का संघ से और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कह रहा है कि मैं इंडियन आर्मी के साथ खड़ा हूं। आपने ब्लेम करा, आपने जबरदस्ती ब्लेम करा, राइट? इसीलिए ये जो जोशुआ फिलिप का हमने वीडियो देखा है, अब इस जोशुआ फिलिप के वीडियो को आप अपने दिमाग में, अपने जहन में रखिए और ये देखिए कि इंडिया में क्या हो रहा है। मैं आपको ब्रीफली बताता हूं, राइट? वो सफूरा जरगर भारत के खिलाफ बोलेगी हजारों की भीड़ इकट्ठा करके। वो प्रेग्नेंट है, जेल में है, पॉलिटिशियंस ने बोलना शुरू कर दिया कि उसके मजहब की वजह से उसको जेल में डाल रखा है। शर्जील इमाम बोलेगा देश को तोड़ दो, चिकन नेक ब्लॉक कर दो, तो उसको मजहब की वजह से बोला गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर कुछ होगा तो उसके मजहब से, जेएनयू में कुछ होगा, जादवपुर में कुछ होगा तो क्यों? आपने ज़बरदस्ती एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों को बरगला के, उनको झूठ बोल के उनकी लीडरशिप खड़ी कर दी, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनल ऐसी चीज़ है जो इंडिया में सेंसिटिव है। जैसे कि जोशुआ फिलिप ने बताया, जैसे रेस, उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि चाइनीज सीक्रेट एजेंट पकड़ा उन्होंने अमेरिका में, और जैसे ही आपने चाइनीज खुफिया जासूस को, जो चाइनीज जासूस है वो अमेरिका में जासूसी कर रहा था, अमेरिकन ने पकड़ लिया। जैसे ही आपने चाइनीज को पकड़ा तो आपके 4 एनजीओ बोलने लगे कि रेसिज्म है, ये तो नस्लवाद कहते हैं रेसिज्म को, ये नस्लवाद है, आप इसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वही इंडिया में कर रहे हैं लोग, मॉडल वही है, मॉडल वही है। आप कुछ भी करिए कि जी आप तो इसलिए कर रहे हैं, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हैं। फिर देखिए, आपने बोल दिया कि मेजर गौरव आर्या तुम कम्युनल हो, तो मैं हाथ जोड़ लूंगा। फिर मैं बोलूंगा यार मैं कम्युनल नहीं हूं, यार मैं तो सबको बराबर मानता हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं,
तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के गद्दार हो। अरे नहीं 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 भाई साहब, सॉरी, माफ कर दो। दे आर डूइंग दैट। ये आपका तंत्र इस्तेमाल करके, आपके घर में घुस के आपको, आपकी जो जड़ें हैं वो कमजोर कर रहे हैं। तो आपका मीडिया, सामान, हर चीज, चाइना ने इतना ज्यादा प्रभाव डाल दिया है। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ना एक वो देखा, प्रेस क्लिपिंग देखी, जिसमें मुकेश अंबानी ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बोल रहे हैं कि जियो नेटवर्क, जो जियो है पूरा, वो नेटवर्क एक अकेला अलहदा नेटवर्क है पूरी दुनिया का, जिसमें एक भी कंपोनेंट चाइनीज नहीं है। इवन अमेरिकन कंपनीज के कंपोनेंट चाइनीज हैं, जियो में कुछ चाइनीज नहीं है। ये मुकेश अंबानी के वर्ड्स हैं। तो अच्छी बात है कि इंडिया का जो आई थिंक सबसे बड़ा या नंबर 2 का जो ग्रुप है, इट इज़ विदाउट एनी चाइनीज दिस थिंग कंपोनेंट या चाइनीज मटेरियल एट्सेट्रा। मैं लोगों से ये कहूँगा ना कि आप धीरे धीरे करके, मैं जानता हूँ ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक प्रण करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर की टीवी मत तोड़िए। पहली बात, आप इंटरनेट पे जाइए और आप सर्च करिए कौन सी कंपनी है। आप इंडियन कंपनी से खरीदिए, आप जापानीज कंपनी से खरीदिए, आप ताइवानीज कंपनी से खरीदिए, आप कोरियन कंपनी से खरीदिए, आप अमेरिकन कंपनी से खरीदिए, आप सिर्फ चाइनीज कंपनी से मत खरीदिए। दिवाली आएगी, क्या फर्क पड़ेगा? लड़ियां कितने की आती हैं? 500 रुपए की, 1000 रुपए की। क्यों खरीदनी चाइनीज लड़ी? दिया जलाइए घर पे। चाइनीज मटेरियल, चाइनीज स्टफ को आप एब्सोल्युटली आप अपने घरों से बैन करिए। सबसे पहले अपने ऑफिस से बैन करिए। मैं कॉर्पोरेट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो अस्पताल है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट, मेरी विनती है सबसे, आप इसको निकाल दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, 20 घर हैं जिसमें इस साल दिवाली नहीं मनाई जाएगी। अपने जहन में बात उतार लीजिए, 20 घर हैं जिसमें इस साल दिवाली नहीं मनाई जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि आप जब अपने घर में दिवाली मनाएं तो चाइना की लड़ियां लेकर आएं? वही चाइना जिसने आपके भाइयों को मारा था। आप चाइनीज सामान खरीदेंगे, वो पैसा चाइना के पास जाएगा, और वो जब पैसा चाइना के पास जाएगा, चाइना उस पैसे से हथियार खरीदेगा, बारूद खरीदेगा, और वो गोली खरीदेगा जो आपके भाई के छाती में जाएगी। डोंट बाय चाइनीज स्टफ। ये देखिए मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ, ये मोबाइल फ़ोन चाइनीज़ है, ये एप्पल का मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। और मैं आज प्रण करता हूँ, ठीक है, मैं अभी दोबारा मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ, और मैं एप्पल का ही खरीदूंगा, लेकिन एप्पल का मैं मेड इन ताइवान खरीदूंगा। मैं मेड इन ताइवान, फॉक्सकॉन बनाती है कंपनी, उसकी ताइवान में फैक्ट्री है, यूएस में फैक्ट्री है, चाइना में फैक्ट्री है। आई विल मेक श्योर आई विल बाय अ ताइवानीज आईफोन। मैं, क्योंकि मुझे आईफोन पसंद है, मैं खरीदूंगा आईफोन, लेकिन मैं ताइवानीज खरीदूंगा, मैं ताइवानीज आईफोन खरीदूंगा, मैं ताइवानीज इक्विपमेंट खरीदूंगा, मैं कुछ भी इक्विपमेंट खरीदूंगा, मैं इंडियन खरीदूंगा, लेकिन मैं चाइनीज नहीं खरीदूंगा। आज के बाद आई विल नॉट बाय चाइनीज इक्विपमेंट एट ऑल, कुछ भी नहीं खरीदूंगा, और आप लोग भी ना खरीदें। ये फोन चेंज होने वाला है बहुत जल्दी, और ये जाएगा गटर में, ये गटर में जाएगा फोन। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, सिर्फ फौज का फर्ज नहीं है देश के लिए लड़ना। ऐसा नहीं हो सकता कि फौजी वहां पे देश के लिए अपना सर कटा रहा है और आप यहां पे चाइनीज चीजें खरीद रहे हैं। आप लिस्ट करिए कौन कौन सी कंपनी है जो चाइनीज है। मैं चाहता हूं हम लोग लिस्ट बनाएं कौन कौन सी कंपनी है चाइनीज है, विच कंपनीज आर चाइनीज। सरकार से भी बोल रहा हूं, मैंने खबर सुनी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज को दे दिया, क्योंकि लोएस्ट, हम कोई गरीब मुल्क नहीं है कि लोएस्ट बिडर, ये L1 का जो फतूर है ना हमारे दिमाग में, इससे हर समय लो क्वालिटी चीजें बनती हैं कि साहब 1500 करोड़ का सबसे कम चाइना ने कोट करा तो हमने चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्यों दे दिया भाई? 1500 करोड़ का चाइना को कॉन्ट्रैक्ट, आप 2000 करोड़ खर्च करिए, 2000 करोड़ खर्च करिए आप, या तो अपनी कंपनी को दीजिए, किसी और कंपनी को दीजिए। आप बुलाइए मत चाइनीज को, आप किसी चाइनीज कंपनी को इनवाइट ही मत करिए किसी टेंडरिंग में। कहानी खत्म हो गई। अभी देखिए MTNL और BSNL ने निकाल दिया, IPL वालों ने एक अलग स्टेटमेंट दिया था कि वी आर रीलुकिंग एट ऑल आवर एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। धीरे 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 ये बात एक मूवमेंट की तरह भारत में होनी चाहिए, ठीक है वैभव। जब हम लोग साथ मिलकर करेंगे तब इंडियन आर्मी को भी लगेगा कि हाँ, और फौज ने
और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और CAPF हैं उन्होंने तो वो बोल दिया कि जो भी उनकी कैंटीन में सामान मिलता है, राइट, वो सब इंडियन होगा। तो वहाँ पे तो खैर अमेरिकन सामान या कोई सामान सवाल ही नहीं है, वो तो इंडियन ही मिलेगा जो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो वहाँ से बात शुरू हो गई है, आपको और हमें भी बात आगे ले जानी है। वैभव, आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन आर्मी की बात है ना, लोग कह रहे हैं क्या हुआ गलवान में, क्या हुआ PP-14। अब ये फेसबुक पर बैठे बैठे मैं देखता रहता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और मैं चेक सब करता हूँ मैसेजेस जो मुझे फॉलो करते हैं ना। मेरे 2 पेजेस हैं, एक तो गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, तो मैं चेक करता रहता हूँ। काफ़ी लोग डिफेंस एनालिस्ट बन गए हैं इसमें अचानक। वही लोग 15 दिन के बाद इकोनॉमी पे एक्सपर्ट्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट पे भी बन जाते हैं, फिल्मों पे भी। मतलब इनका सब में दखल है इन लोगों का। देखिए साहब, मैं इतनी सब चीज़ें नहीं जानता, और मैं मानता हूं कि मैं खुद जो प्रोफेशनली एक डिफेंस एनालिस्ट हूं, मैं आप जितना नहीं जानता, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं। फिर एक ब्रह्मा जी एक आप हैं बस। कहने का मतलब है कि भारतीय सेना पे कभी भी डाउट मत करना। इसलिए नहीं कि सेना पे डाउट नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने आज तक 72 साल में, आज़ादी के बाद, आपको एक भी कारण नहीं दिया कि आप उनको डाउट करें। रेजांगला की लड़ाई में, जो कि मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी, 122 सैनिक 3000 चीनियों से लड़े थे। मेजर शैतान सिंह भाटी का नाम किसने नहीं सुना? ही इज दैट लेजेंडरी फिगर, मेजर शैतान सिंह भाटी। ठोक दिया चीनियों को, 1300 चीनी मारे थे 2 रातों में। वो जो गली थी पूरी ऐसी, 1300 चीनियों की लाशें मिली थी वहां पर पड़ी हुई, और हमारे 122 में से 114 शहीद हो गए। पीछे भी आ सकते थे, ये पीछे आ सकते थे। ब्रिगेड ने बोला था कि आप यहां पे नहीं, वहां से जाके लड़िए। तो उसमें से मैंने एक से बात करी, सर्वाइवर ने, ऑफ कैमरा आई स्पोक टू हिम। मैंने सर्वाइवर से बात करी रेजांगला के। उसने पता क्या बोला मुझे? कह रहा साहब, ब्रिगेड ने तो आदेश दिया था मुझे और हम सबको, तो मेजर शैतान सिंह साहब हमारे पास आए। तो कहता मैं जब बात कर रहा था, मैंने अपनी एक बात बोली। मैंने बोला कि मेरा बाप, अगर मैं पीछे हट गया ना, चाहे मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं पीछे हट गया, मेरा बाप फौजी है, मेरा बाप मुझे गांव के अंदर नहीं आने देगा, मेरी बीवी मुझे हाथ नहीं लगाएगी, मेरा बच्चा मुंह फेर लेगा मुझसे। यू आर फाइटिंग, ठीक है? ये इथोस होते हैं अपने अपने। लोग कहते हैं साहब 21st सेंचुरी है, ये नहीं, सेव योर सेल्फ, टैक्टिकल। ये जब फेसबुक या जितने भी है ना, ये अपने ओपिनियन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल देम योर ओपिनियंस आर वर्थलेस, नोबडी टेक्स यू सीरियसली, ठीक है? तुम लिखो, तुम्हें जो भी लिखना है कि ये करना चाहिए इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी जिस दिन, मैं उस दिन तुम्हारी औकात मानूंगा, मैं उस दिन मानूंगा कि तुम मजबूत हो, जिस दिन तुम कहोगे कि छोड़ो सब, यहां पे मैं खड़ा हूं गलवान पे, ठीक है? मैं खड़ा हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मैं खड़ा हूं कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के साथ, चलो। जिस दिन तुम वो कर दोगे, मेजर गौरव आर्या तुम्हें सैल्यूट करेगा। ये फेसबुक पे बकवास करना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फौज को ये करना चाहिए, फौज को। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभिनंदन ने मिग क्यों उड़ा दिया साहब, जहां वो F-16 आया था। इनको हर चीज में इनकी चौधराहट है। तो साहब सुनिए, भारतीय सेना के 20 शहीद हुए, ठीक है? 43 चीनी लेके गए वो। अगली बार अगर 5000 चीनी आते हैं तो 5 वापस नहीं जा पाएंगे, ये बात तय है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कभी अपनी फौज के ऊपर इसलिए डाउट मत करना क्योंकि इस फौज ने आपको और मुझे मौका नहीं दिया 72 साल में कि आप उनको डाउट करें। उनकी बलिदान, उनकी शहादत और जो उनका देश के लिए जज्बा है, दैट इज बियॉन्ड रिप्रोच।